कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। फाइनल अकाउंट आप लोग को पता है, ऐसा हम मान के चलते हैं ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के बनाते हैं प्रॉफिट लॉस पता करने और फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करने के लिए। अभी हम किस कौन से ऑर्गेनाइजेशन का कोऑपरेटिव फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रूरल एरिया यानी गाँव के एरिया में डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हो, जिसमें कुछ बेसिक सहूलतें दी जाती है, इसलिए एक अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मल एक सोल प्रोप्राइटर या कुछ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज बात करें या कंपनी, इन सबसे अलग है। क्या अलग है कि इसका मेन मकसद प्रॉफिट तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक रूरल एरिया को, एक गांव के इलाके को डेवलप करने के लिए भी काम कर रहा है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रूल रेगुलेशन जो भी अप्लीकेबल होते हैं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का 1960 का एक कानून है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो भी नियम रहते हैं उसके आधार पे अपने को अकाउंटिंग भी और बाकी लीगल चीजों को फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग से रिलेटेड एक दो ही रूल है जो अपने को याद रखना है, एग्जाम में लिख के आने वाले नहीं है। जैसे अपन अपने अपना साझेदारी संस्था के बारे में किसी को याद होगा तो क्या करते थे, अगर अपने को प्रश्न में नहीं दिया रहता था, लाभानी कैसे विभाजित करते थे? समान अनुपात में, चाहे किसी ने कम पूंजी लगाया हो चाहे किसी ने ज्यादा पूंजी लगाया हो, पूंजी के आधार पे बांटते थे कि लाभानी को किस आधार पे बांटते थे, जब जानकारी नहीं रहती थी तब समान अनुपात में। ध्यान है नहीं ध्यान है? वैसे ही कुछ यहाँ पर भी नियम है, यहाँ पर रिजर्व वगैरह में 25% ट्रांसफर करना है, कंपलसरी है वगैरह, वो सब चीजें हम बताएंगे आपको बाद में। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाइनल अकाउंट में अपने को जो चीजें समझना है उसके लिए फाइनल अकाउंट के बारे में आपको पहले से पता है। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जिस चीज के बनाते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट में कुछ और भी बनाते हैं। मकसद क्या होता है? मेन मकसद प्रॉफिट लॉस पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करना। तो आज जो ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये वाले ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनल अकाउंट में मेनली तीन चीजें ही बनेंगी, दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो वही बनेगा जो हम फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। कौन था? बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, जिसके अंदर अपन लाइबिलिटी और एसेट को प्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, जैसे अपन ने सोल प्रोप्राइटर के टॉपिक में पिछले चैप्टर में पढ़े है। ध्यान है नहीं ध्यान है? राइट साइड में बैलेंस शीट के क्या रहता है? एसेट की लाइबिलिटी, राइट साइड, राइट राइट, जिससे खाना खाते एसेट। वेरी गुड। तो एसेट साइड में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे डाटा, और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड अमाउंट अमाउंट। तो इस तरीके का नॉर्मल जैसे बैलेंस शीट रहता है वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी बैलेंस शीट रहने वाला है। लेकिन लेकिन यहाँ पर आपको सीखने रखना बाद आएंगी। एसेट के 10 आइटम, लाइबिलिटी के 11 आइटम, ये आपको याद करना पड़ेगा, जितने भी आइटम जहाँ पर भी। अगर हम बात करें एग्जैक्टली बैलेंस शीट के, तो एसेट साइड में कितने आइटम है सर? लाइबिलिटी साइड में कितने आइटम है सर? ये 10 और ये 11, 21 टोटल बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम को आपको सीक्वेंस के साथ याद रखना है। अब ये जैसे एक में है, दो में है, तीन में है, चार में है, इन जो जरूरी है क्या एक दो तीन चार में इधर फॉर्मेट में वो हर क्वेश्चन में आए, आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। अपने को नंबर आंसर में नहीं लिखना है, लेकिन सीक्वेंस मैटर करता है। सीक्वेंस मतलब अगर ये पहले है तो ये पहले ही आएगा आंसर में भी, ये उसके बाद है तो ये उसके बाद ही आएगा, ये उसके भी बाद है तो ये दोनों के ही बाद आएगा। मान लो ये क्वेश्चन में है ही नहीं, तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? डायरेक्ट तीसरा आ जाएगा। तो अपने को सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। ये जो हम आपको 2 दिन में कराने का गारंटी लिए है। ओम को जिस दिन याद हो जाएगा तब तक हम ये आपको याद कराएंगे, ऐसा बोले है। ओम भैया को हम याद दिलाएंगे, ऐसा हम मान के चल रहे है। 21 आइटम टोटल बैलेंस शीट के याद रखने ओम भाई। आगे के बाद अगर हम बात करें बैलेंस शीट के अलावा और क्या बनाना है सर, तो दो अकाउंट बनाना है। कितने अकाउंट बनाना है? इन दो अकाउंट में से पहला अकाउंट वही अकाउंट है जो सुनेला है अपना। क्या सुनेला है अपने? ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा अकाउंट प्रॉफिट एंड, तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट बनाएंगे के लिए। वही ग्रॉस प्रॉफिट, नेट ग्रॉस रिजल्ट और नेट रिजल्ट। ग्रॉस मतलब प्रोडक्ट खरीद के बेचे कितना, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। मेन प्रॉफिट डायरेक्ट चीजों को रिकॉर्ड करने पे जो पता चलता है, और इनडायरेक्ट चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट लॉस पता चलता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, ये पता करने के लिए पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। इस प्रकार से हमको दो अकाउंट बनाना जैसे नॉर्मल। यहाँ पर भी ट्विस्ट है। क्या बात का ट्विस्ट? सीक्वेंस। ट्रेडिंग अकाउंट की आप शकल देखे हो, ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड क्या रहता, डेबिट साइड में क्या रहता बताओ? एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट में इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक, बराबर बोल रहे थे वैसे आप। अगर हम नेचर व हेड की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या आता है वैसे डेबिट में? ओपनिंग स्टॉक, परचेज। सेल का आएगा डेबिट में? ऐसा नहीं बोलिएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैश बैंक का सब लिख दो ट्रेडिंग के डेबिट में। सिर्फ थोड़ी पूछे, कुछ बच्चे गाना याद करते हैं ना, तो ऐसा वो गाना गाना के हिसाब से बोल देते हैं ओपनिंग स्टॉक परचेज। ऐसा ना बोलिएगा, ऐसा तकलीफ होता है हमको। तो बताइए ना वो डेबिट में क्या आएगा बोलिए?
ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है नहीं आता है। तो ट्रेडिंग में क्या आता है सर? सेल और क्लोजिंग स्टॉक मेनली। बाकी और भी कोरेंस कारण से बिजनेस से कुछ जाता है उसको भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा करते हैं। तो अभी के लिए हम इतना बोल रहे हैं आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग को जो चीजें लिखना है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, बस सीक्वेंस में भी यही चीजें ध्यान रखना है। मतलब पहले नंबर पे ओपनिंग, दूसरे पे परचेज, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाद में, फिर ग्रॉस प्रॉफिट उसके भी बाद में, और इधर सबसे पहले सेल, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और बाकी अदर है। ये सीक्वेंस आपको याद है कि याद करना पड़ेगा? कैसी चीज याद है, पप्पू पास है। तो जो ये सीक्वेंस है ना, यही सीक्वेंस आपको, आइटम वाइज सीक्वेंस नहीं, आइटम मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस और कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या कोई भी और काय से रिलेटेड खर्चा, ट्रेडिंग से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चा, ऑक्ट्रा है, पर कैरिएज, कुछ भी सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बस परचेज के बाद आना चाहिए और ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के पहले बीच में आना चाहिए डायरेक्ट खर्चे सभी के सभी जो भी ट्रेडिंग में आते हैं। क्या क्या आते हैं? रॉयल्टी, कैरिएज, ऑक्ट्रॉय, हाँ, कोल गैस, ये सब चीजें जो भी रहती है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, सब कहाँ पे लिख आउट करते हैं सर? ट्रेडिंग में। तो वो सब कहाँ पे आएंगे? एक ही से नंबर पे, तीसरे नंबर में, एक दो तीन, बस सीक्वेंस याद ट्रेडिंग का करने की जरूरत, जैसा कि अपन पहले से प्रेजेंट करते आ रहे वही सीक्वेंस फॉलो करना है, बस इतना याद रखो। लेकिन ये अब कंपलसरी है। अगर पहले के टॉपिक की बात करें तो अपन यहाँ पे अगर लेबर लिख देते, वेजेस लिख देते और उसके बाद परचेज लिख देते तो गलत नहीं हो। लेकिन जब अपन किसका फाइनल अकाउंट बना रहे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो गलत हो गया। तो सीक्वेंस करता है, समझ रहे हो क्या बोले? ओपनिंग स्टॉक पाएंगा, फिर परचेज ही आना चाहिए। हाँ, नहीं है तो बात अलग है, लेकिन है तो परचेज पहले ही आना चाहिए, वेजेस उसके बाद ही चाहेगा। जो भी बाकी चीजें है, क्या ये इसमें सीक्वेंस नहीं है, बाकी की चीजें आपके मिक्स करके लिख दो। लेकिन जो ओपनिंग स्टॉक परचेज है वो पहले, उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके। अब समझ रहे हो क्या बोले? तो ये भी, इसमें भी ज्यादा तकलीफ नहीं है। तकलीफ है सब पीएनएल में सबसे, पीएनएल अकाउंट में जो चीजें रिकॉर्ड होती है उनके टोटल डेबिट में क्या आता है वैसे तो? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम। डेबिट में एक्सपेंस, क्रेडिट में इनकम। तो जो खर्चे है, 17 रंग के खर्चे रहते हैं। कितने रंग के खर्चे रहते हैं? टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर के आइटम कितने हैं टोटल? 17। मतलब डायलॉग नहीं मार रहे, एग्जैक्टली 17 है। 17 रंग के बोल दिए बोले, 17 रंग के होंगे बोले, अपने को करना है। कितने रहते हैं टोटल खर्चे के टाइप? 17। लिखा 17 रंग, और इधर से 5, बस 5, 17 और 5, 22, 22, और उधर कितने थे? 43। सही है जोड़। और बाकी ट्रेडिंग में तो सीक्वेंस का तो टेंशन ही नहीं है। ट्रेडिंग में सीक्वेंस का टेंशन है क्या सर? टेंशन ही नहीं। तो ये इतने बस 22 और उधर के 21, 43 आइटम आपको याद रखना है, वो भी सीक्वेंस के साथ। तो आपको याद कर लेंगे आप तो फिर बेड़ा पार है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने नंबरिंग दे दिए है। नंबरिंग के हिसाब से चीजें करना है, तो एक एक करके समझते हैं। ट्रेडिंग के फॉर्मेट को याद नहीं करना है, फिर बोल रहे हैं, दिखा भी है आपको, ओपनिंग स्टॉक परचेस पहले, बाकी खर्चे सबके सब बाद में। कैरिएज, इनवार्ड, हॉलेज, हॉलेज मतलब वेजेस, मजदूरों का पैसे के लिए बोलते हैं। लगेज मतलब ये मजदूरी, मजदूर को कूली वगैरह जैसा खर्चा नहीं किया, इधर से उधर लेके जाने का। पैसे के रिलेटेड, ये फैक्ट्री से रिलेटेड ही खर्च। और कस्टम, कस्टम मतलब समझता है तो, इम्पोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स जैसे। ये ट्रेडिंग में लिखा मतलब इम्पोर्ट टैक्स, मतलब विदेश से ला रहे तो। चलो ये तो अपन लास्ट में लिखते। ये सेल, देश रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस लॉस अगर आ गया तो यहाँ पे। तो ओवरऑल इसके सीक्वेंस को आपको याद रखने की जरूरत है कि आपको पहले से है लगभग लगभग दिमाग में ऑलरेडी, जैसा करता है वैसा ही है नहीं है? हाउ बोलो, कि आप जब तक बोलोगे नहीं हम आगे नहीं पढ़ सकते, तो आपका बोलना जरूरी है। बोलो हाउ, बस तुम ज्यादा मत बोलो। और पीएनएल अकाउंट की सीक्वेंस की बात करें तो पीएनएल के डेबिट के कितने सर? 17। और क्रेडिट के कितने सर? 5। और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के कितने सर? 11। 11 लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एसेट, बस। और अगर हम बात करें डिनोटिंग की, डिनोटिंग मतलब साइन, किस साइन से अपन चीजों को याद रखेंगे, एक एक करके बताते हैं। इंटेंट, इंटेंट लिख रहे, ध्यान देना। ये क्या बना है पहले नंबर पे? सही पहचाने।
सर कम हो रहा पड़ गए पूरे। तो ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर जो चीजें आती है उसके लिए कोई डिनोटिंग रखना है क्या सर? मतलब कि अपन जब आंसर करेंगे ना तो अपन पहले ही आंसर का क्या करके रख देंगे, हेड लिख के रख देंगे क्वेश्चन में ही कि ये डेबिट में आएगा किस क्रेडिट में, नंबर क्या है, 17 में से क्या, 11 में से क्या वगैरह। तो ट्रेडिंग के लिए अपन कौन सा सिंबल रखेंगे, डेबिट के लिए क्या रखेंगे, डीआर से, क्रेडिट के लिए क्या रखेंगे, डेबिट के लिए क्या रखेंगे, क्रेडिट के लिए क्या रखेंगे, लाइबिलिटी के लिए क्या रखेंगे, एसेट के लिए क्या रखेंगे। और लाइबिलिटी में नंबर एक कहाँ से कहाँ तक, 11 तक, और एसेट में एक से लेके कहाँ तक, बस। और अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो DR1, नहीं 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 नहीं, 2 DR, 2 CR, 1 DR, 1 CR। 1 मतलब ट्रेडिंग, 2 मतलब PNL, पहले ट्रेडिंग बाद में PNL। 1 DR 1 CR, 2 DR 2 CR, समझते नहीं समझते? PNL का डेबिट, ट्रेडिंग का डेबिट, इतना बोलने में समय लगता है, इसलिए PNL का बोलने के बदले क्या बोलेंगे अपन, 2 DR। अब दूसरे नंबर का डेबिट, समझते क्या सर? इतना भाईजान दिमाग में जा रहा तुम्हारे? तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, 1 DR की और 1 CR की, तो इसमें सब हेडिंग नहीं है, मतलब इधर बस 1 DR याद रख लो चलेगा। कोई भी आइटम अगर ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिखा तो उसके आगे क्या लिख देना डिनोटिंग के लिए, 1 DR। परचेज दिखा दो, ऑक्ट्राई दिखा दो, सेल दिखा दो, 1 CR। समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ जाओ। और बताओ, PNL अकाउंट में भी अगर अपने को कोई PNL से रिलेटेड आइटम दिखा तो उसके आगे क्या लिखेंगे, 2 DR। और क्रेडिट वाला PNL का आइटम दिखा तो कमीशन रिसीट वगैरह तो 2 CR, 2 DR 2 CR। लेकिन उस 2 DR के भी अंदर कहां से लेके कहां तक नंबरिंग है वो भी आपको लिखना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ओम को याद करना पड़ेगा 17 आइटम। 17 के 17 आइटम जब ओम याद कर लेगा तब अपन फिर वो प्रश्न करेंगे जिसमें अपन पहले आंसर करने के पहले ही अपन तो पहले डिनोटिंग लिख देंगे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही, जैसे अपन पढ़ते नहीं क्या नॉर्मली प्रश्न, तो ऐसे जब अपन पढ़ते पढ़ते एक नंबर करके क्या करते हैं तो लिख देंगे। उसके बाद PNL के क्रेडिट में जो आइटम है उसमें क्या लिखेंगे डिनोटिंग बोले हैं, 2 CR। और 2 CR की भी सब हेडिंग कितनी रहेंगी, 5। तो 1 से लेके तो 5, 5 तक तरीके से अपन को क्या करने करेंगे, डिनोटिंग करना। तो डिनोटिंग करने के लिए ये तो आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी डिनोटिंग याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 17 सबसे ज्यादा यहीं पे है, तब बाजी देख लो स्लीप का, ये याद करके आने बोलेंगे ना तो वो याद नहीं करके आएंगे, अभी देखते ना कितना। तो ये रहा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके अंदर अपन 1 से लेके 17 की हेडिंग याद रखने की। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या पेड हो पहले आएगा, क्योंकि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह रहती है ना इसमें ब्याज वगैरह का काम बहुत होता है। बैंक भी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक देखे होंगे तुम लोग, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये वाली इनकम नॉर्मली रहती ही है। कौन सी इनकम सर? कंपलसरी नहीं है कि रहेंगी, नॉर्मली रहती है। तो रूरल एरिया वगैरह में बैंक वगैरह रहते हैं क्या नॉर्मली? ये तो बहुत मतलब अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया है। जब आया था 1960 के ज़माने तो उस टाइम पे या उसके थोड़ा बाद समय तक भी बैंकिंग वगैरह का सिस्टम कहाँ तक पहुँचने का था, गाँव तक पहुँचने, गाँव वालों को भी पैसा रखना था तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना पैसा रखते तो बैंक के जैसा भी वो काम करता था गाँव के इलाकों। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन में अब लोग पैसा रखेंगे ब्याज देंगे उनको, यही पैसा किसी और को लोग लोन देंगे और पैसा कमाएंगे तो उनसे ब्याज लेंगे, तो लेंगे भी और देंगे भी। ये पहले नंबर का आइटम है, चाहे वो 2 DR 1 हो या 2 CR 1 हो, दोनों में 1 है। समझ रहे हो नहीं समझ? पीएनएल के डेबिट में भी पहला नंबर, पीएनएल के क्रेडिट में भी पहला नंबर ब्याज। क्या बोले सर? आलू प्याज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। इंटरेस्ट का नंबर डेबिट में भी 1 है और क्रेडिट में भी 1 है PNL के। तो PNL के लिए क्या बोलेंगे अपन, 2 DR और 2 CR। और डेबिट बोलने के लिए 2 DR 1 इंटरेस्ट पेड, 2 DR 2 CR 1 इंटरेस्ट रिसीव, पेड और रिसीव्ड। और ये पेड और पेबल जो लिखा ये तो अपना ट्रायल बैलेंस में रहता तो पेड है, और पेबल मतलब एडजस्टमेंट में बताया आउटस्टैंडिंग देने के, पेंडिंग वगैरह वगैरह। जैसे अपन क्या करके लिखते हैं, अनपेड आउटस्टैंडिंग रहा तो खर्चे में जोड़ के लिखते हैं, कितना लिखते हैं, पूरा लिखने के लिए उसको हम जोड़ देते हैं ना, वही यहाँ पर किया हुआ। ये अलग अलग आइटम, ये इंटरेस्ट पेड वाला जो ट्रायल बैलेंस में दिया है जिसका एक ही फेक, और पेबल वाला जिसके बारे में एडजस्टमेंट में बोला कि देने के हैं, एक खर्चे में जोड़ेंगे और दूसरा लाइबिलिटी में लिखेंगे, और लाइबिलिटी में भी उसका नंबर है
बाप रे तुम तो टेंशन ही दे रहे सर। हम बोले ना ओम को याद हो जाएगा तब तक ही पढ़ाएंगे आगे। तो ओम जल्दी अगर याद कर लेगा तो भला हो सकता है हमारा भी। तो बाकी लोग का तो भला तब होगा जब उनको याद हो जाए। हम बाकी लोग की गारंटी तो नहीं ले रहे, सिर्फ ओम की गारंटी ले रहे। ओम की गारंटी है कि ओम को याद हो जाए तो हम आगे बढ़ जाए। सही बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो? बोलना पड़ेगा तो। और बताओ कि अगर हम बात करें क्रेडिट में, तो क्रेडिट में रिसीव्ड। अब लोन और एडवांस किसी को दिए है हम, और उससे हमको क्या होगा, ब्याज मिलेगा। और पाव भाजी खाने के तो वहाँ पे ब्याज मिलता है वैसे। और इन्वेस्टमेंट अगर किए कहीं, तो इन्वेस्टमेंट किए तो उससे भी ब्याज, और ब्याज मिलेगा। समझते हैं नहीं समझते? क्या मिलता? यही दुकान में गए तो 2 बार मिली तो ब्याज मिलता। अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट पेड डेबिट में 2DR1 यूनिस 2DR। क्या है 2DR1? इंटरेस्ट। पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट लो आप भी। तुम पाव भाजी का प्याज ही खाते रह जाएंगे ब्याज के तौर पे। हालात बन जाएगा तुम्हारा दिमाग। ऐसा मत करो। और 2CR1 में क्या है, इंटरेस्ट रिसीव। इतना याद रहेगा ना सबको? ये नंबर याद रख पाएंगे क्या? अभी तो शुरुआत है भैया। ये तो हमने कंपेरेटिवली इसलिए बता दिया क्योंकि एक नए नाम के आइटम। अभी हम डिबिट 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 बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? पीएनएल का डिबिट 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 शॉर्टकट में बोलेंगे 2DR 2DR। नहीं बोलेंगे 2DR। 2DR नंबर 1 इंटरेस्ट पेड। 2DR नंबर 1 इंटरेस्ट पेड। बैंक चार्जेस नंबर 2। बैंक चार्जेस मतलब बैंक में अपन पैसा रखते हैं तो 117 रुपये कट्टे नहीं कट्टे? हमारे को मैसेज आया था उस दिन 100 ब्याज मिला तुमको। बहुत पैसा है तुम्हारे बैंक में तो। 100 रुपये का ब्याज ही जा रहा तुम्हारे को, तो होती दिख रहे तुम तो। नहीं आता ना ब्याज, आता ना वो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड ही है एक प्रकार का इनकम। तुम्हारा पर्सनल है, ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा तो 2CR1 में लिखी। 2 CR क्रेडिट इनकम इनकम। 2 PNL 2CR1 मतलब पहला नंबर। अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में अगर बैंक अकाउंट बनाया और बैंक अकाउंट के लिए बैंक वालों ने, उस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट के लिए बैंक वालों ने क्या किया है, कोई चार्ज लिए, तो वो चार्ज ऑर्गेनाइजेशन का खर्च है, कोई इनडायरेक्ट खर्च है, इसलिए 2DR का भी नंबर क्या है, सब हेडिंग 2 सेकेंड। क्योंकि बैंक की सर्विस बहुत यूज करता है रूरल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि उनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आता है, लोगों के गाँव वालों का पैसा आता है। वो तो एकदम एग्जैक्टली बैंकिंग चैनल में नहीं है। तो बैंक के थ्रू जो भी चीजें होती है एक्टिविटी, उनका डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो क्या करती है, बड़ी बैंक को पकड़ती है शहर में इलाके में जाके, और वो अपने पैसे पूरे गांव के लोगों को पैसे किसको दे देती है, वो बैंक से जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का इनको क्या भी किया जाता है, चार्ज भी लिया जाता है। किससे? कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बैंक द्वारा। वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक चार्जेस दे रही है बैंक वालों को सर्विस देने के लिए, बैंक सोसाइटी के पास सब चीज़ों के सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर निर्भर है बैंक वालों के पास। तो बैंक से जो भी सर्विस ले रहे हैं उसके लिए जो चार्ज लग रहे हो, बैंक चार्ज उस ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का खर्चा है। कैसे टाइप का? इनडायरेक्ट, इसलिए पीएनएल महंगा, इसलिए 2DR। और 2DR की इसमें सीक्वेंस के नंबर क्या है, सेकंड, क्योंकि ये भी मुख्य खर्चों में से एक शुरू में से लिखा गया। वैसे कोई कोई क्वेश्चन में आता नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता ही नहीं हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर। ये कंपलसरी नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लोगों का पैसा लेना वगैरह, एक सर्विस है जो नॉर्मली देता गांव के इलाके में होने के कारण लोगों को ये फैसिलिटी नहीं देती है बैंकिंग की वहाँ पे। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वो बैंकिंग जैसे फैसिलिटी के तौर पे लोगों से क्या करता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का उनका पैसा लेने देने का काम करता है। समझ रहे हो क्या बोलने चाह रहे हैं हम? समझते नहीं समझते? बताइए। नंबर 1 2DR1 इंटरेस्ट पेड, 2DR1 इंटरेस्ट पेड, 2DR2 बैंक चार्जेस। समझते हैं? अब ये सैलरी ना 2 तरीके के लोगों को दी जाती है। एक रहता है इम्प्लॉय जो रेगुलरली काम कर रहे हैं अपने पास, नॉर्मल इम्प्लॉय लोग, कर्मचारी लोग, और एक डायरेक्टर वगैरह, डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब। डायरेक्टर वगैरह की जो सैलरी है वो कब देंगे अपन? 5 बजे देंगे। हाँ, 5 नंबर में देंगे 5 सैलरी। 3 नंबर में किसको देते फिर सैलरी? आपको। इनकी 3 बजे छुट्टी हो जाती है। 3 बजे नहीं, 3 नंबर पे अपन किसको सैलरी देंगे? स्टाफ को, एम्प्लॉय को। और 5 बजे किसको, 5 नंबर पे किसको सैलरी देंगे? डायरेक्टर। समझ रहे नहीं समझ रहे? किसी अलग अगर अपने को लिखा है क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी लिखा है ना, तो एम्प्लॉय का मानना और उसको 3 में लिखना। लेकिन अगर सैलरी के सामने लिखा है डायरेक्टर की सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, तो के केस में उसको क्या लिखना? 5 नंबर। समझ रहे? फिर 4 में क्या लिखेंगे सर? 4 में कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन स्टाफ प्रोविडेंट। ये प्रोविडेंट फंड क्या रहता है सर? बताए थे, इम्प्लाई जब रिटायर होता है तो उसको एक साथ जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोविडेंट फंड। वो पैसा जो प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, धीरे 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 इम्प्लॉय के पैसे काटते थोड़े से ना, अपने पैसे मिलाते थोड़े से, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हो जाता है ना, बहुत सारा रिटायरमेंट में दे देते एम्प्लॉय को।
जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें जो हमारा हिस्सा का ऑर्गेनाइजेशन का कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा जो ऐड करते हैं उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड। स्टाफ के प्रोविडेंट फंड के लिए मतलब उनके रिटायरमेंट के जो पैसे हैं उनको अरेंज करने के लिए हम अपना जो योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो योगदान क्या है, वो कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा। कितने का खर्चा? 4 नंबर। 1 नंबर इंटरेस्ट पेड, 2 नंबर बैंक चार्जेस, 3 नंबर सैलरी टू एम्प्लॉय, 4 नंबर प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, 5 नंबर डायरेक्टर की सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर की। नहीं समझ रहा कुछ? ये एक सैलरी के साथ एक और वर्ड आया 5 नंबर पे, सैलरी एंड अलावेंस। क्या है सर? सैलरी एंड अलावेंस क्या होता है सर? सैलरी के साथ साथ नगद में जो भी बेनिफिट दिया जाता है स्टाफ को बोलो या फिर मैं डायरेक्टर को बोलो, उसको बोलते हैं अलावेंस। सैलरी के साथ साथ जैसे सैलरी दी है 10,000 और 2,000 रुपये रेंट के दे रहे अलग से, एग्जाम्पल के तौर पे कोई काम करता है हमारे इधर, तो उसको हमने सैलरी के पगार के कितने दिए 10,000 और बोले रहने का तेरे को हमारे तरफ से देखना है, लेकिन हम घर अरेंज नहीं हो रहा हमसे, तो एक काम कर 2,000 और ले, तो उससे क्या कर लेना, घर देखना है। हाउस रेंट अलावेंस उसको क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलावेंस, घर के किराए का पैसा। तो ये जो हाउस रेंट अलावेंस है ये एक टाइप का अलावेंस है, ऐसे बहुत सारे अलावेंसेज है। ड्रेस अलावेंस, अब कोई ड्यूटी पे आता है ड्रेस में आना है, बोलता है कौन है, मान लो चौकीदार है, चौकीदार को क्या बोले, प्रेस मार के ही चना रहे बाबा, हमारे को अच्छा नहीं लगता कोई हमारे इधर मेहमान आना ना, तो तेरा प्रेस ही नहीं रहता रे देवा, तो उसको क्या बोले कि प्रेस मार के आना, उसको प्रेस के पैसे दे दिए रोज के 5 रुपए के हिसाब से, 150 रुपए दे दिए कि रोज 5 रुपए की प्रेस मार के आना, 150 रुपये अलग। हाँ 10 किए दो 150 300 देंगे तुम्हारा। तो समझ रहे नहीं समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, कि ऐसे कुछ पैसे हम दे रहे हैं किसी भी प्रकार के एम्प्लॉय को, तो ये जो पैसा दिया जा रहा है ये क्या है सर? उस ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा। वो एक प्रकार का अलावेंस रहता है, एम्प्लॉय के सैलरी के अलावा जो पैसे देते हैं नगद में उनको अलावेंस बोलते हैं, खासतौर पे तब जब वो रेगुलरली दिया जाता है, न तो एक दिन उसको चाय पानी के पैसे दे दिए अलावेंस दिया, उसको नहीं बोलते अलावेंस। समझ रहे? किसको बोलते हैं? जो रेगुलर देते हैं, जैसे ड्रेस के लिए दे रहे हैं और भी कारणों से दिए जाता है, हाउस रेंट हर महीने देंगे ना सैलरी के साथ साथ, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं सर? अलावेंस। आप लोग जॉब वॉब के लिए अप्लाई करते कभी, तो वहाँ पे अभी तो करना चालू नहीं किए, तो वहाँ पे करते तो वहाँ पे वो सब लिखा रहता सैलरी के अलावा आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये वो क्या मिलेगा, अलावेंस, अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीके के बेनिफिट, सहूलत वगैरह वगैरह। ठीक है, इसका समझ के तो 1 नंबर इंटरेस्ट पे, 2 नंबर बैंक है, 3 नंबर स्टाफ की सैलरी अलावेंस, 4 नंबर प्रोविडेंट फंड, 5 नंबर मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी अलावेंस। ये समझ रही? बोलो ओम फॉर्म। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एम्प्लॉय की सैलरी डायरेक्ट बोल दो, स्टाफ एम्प्लॉय एक ही होता है। 4 नंबर, हाँ बोलो बोलो, हाँ सैलरी काय को किसको दे रहे हैं सैलरी, एम्प्लॉय मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी, ऐसा साफ साफ बोलो ना, इतना पूरा ऐसा पढ़ के याद करोगे ना कभी याद नहीं होगा, ऐसा पूरा सेंटेंस सेंटेंस याद करोगे तो वर्ड के साथ याद रखो ताकि याद रहे। इंटरेस्ट पेड नंबर 1, बैंक चार्जेस नंबर 2, स्टाफ की सैलरी नंबर 3, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड नंबर 4, डायरेक्टर की मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, सैलरी अलाउंस दोनों, मतलब सैलरी भी याद कर ली तो चल जाएगा, वो क्वेश्चन में अच्छे याद आया था। आज समझते नहीं समझते? 5 मिनट में 5 याद हो जाता है। याद है क्या तुमको 5? कल बोलेंगे तो याद रहेगा क्या तुम्हारे को? कल तुमसे पूछते रहो, भी देख लेंगे ना, देख लेते ना, हम भी देख लेते, तुमको कम समझ रहे हैं तुम, देखते ना हम भी देख लेंगे क्या करते तो। अटेंडेंस फीस, अब क्या होता ना, मीटिंग मीटिंग होते रहती, ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग मीटिंग हो रही, तो मीटिंग में अटेंडेंस फीस किसको सर? कमेटी के जो भी मेंबर रहते हैं सबको काय में आना पड़ता है, मीटिंग, और मीटिंग में आने के लिए जो भी क्या क्या चीजें देंगे उनको, अटेंड, मीटिंग अटेंड करने का पैसा, बाप रे मीटिंग अटेंड करने का पैसा मिलता है सर? हाँ, तो मेंबर लोग को देंगे ही नहीं देंगे? तो मेंबर लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है उनको हम जो अटेंड करने की फीस दे रहे हैं, अटेंडेंस फीस, वो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है। नंबर 6, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब ट्रैवल करके आ रहे हैं, वो इधर से उधर जा रहे हैं, जो भी ये काम से काइक से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इधर उधर, इधर से जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं, समझ रहे नहीं क्या बोल रहे? तो ट्रैवल करने का भी जो खर्चा है इनका, अटेंड करने का और ट्रैवल करने का, ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटी मेंबर, डायरेक्टर का और उनके कमिटी के मेंबर का, डायरेक्टर और कमिटी के मेंबर को अटेंडेंस फीस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो दे रहे हैं वो क्या कौन से नंबर में आएगा? 5 में सैलरी दे दिए डायरेक्टर को, रेगुलर जो देते हैं सैलरी, उसके अलावा मीटिंग हो रही तो मीटिंग में अटेंडेंस के लिए पैसा, अटेंड करने, मीटिंग अटेंड करने के लिए अलग पैसा पगार के अलावा। हाँ, दूसरा
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इधर से उधर जा रहे हैं ना, उधर से इधर आ रहे, इधर उधर ही जा रहे, उधर उधर ही जा रहे, तो वो जो पैसा दे रहे वो नंबर 6 में आएगा। समझ में आएगा नहीं आएगा? अभी से तुम खाने पीने का ही सोच रहे हैं देवा। अभी तो मीटिंग चालू की है ना, तुम पहले ही खाने को देखते हो। खाने पीने का रहेगा ना, दे देंगे तुमको अलग से देंगे। ठीक है, तो अभी हम बताओ ना, 1 नंबर में इंटरेस्ट पेड, 2 नंबर में बैंक चार्जेस, 3 नंबर स्टाफ की सैलरी, 4 नंबर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, 5 नंबर में डायरेक्टर की सैलरी, 6 नंबर में वही डायरेक्टर और कमेटी के मेंबर को मीटिंग अटेंड करने का फीस और ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस। समझते नहीं समझते? सही लग रहा? जीवन तकलीफ में आ रहा तुम्हारा? 7 नंबर, 7 दिन हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अब स्टाफ भी तो घूमेगा फिरेगा, मतलब घूमेगा फिरेगा काय को, 7 बजे वो लोग भी घूमने जाते हैं स्टाफ वाले, 3 बजे पगार मिल गई थी उनको, 7 बजे घूमने गए लोग, तो अब 4 घंटे तक तो घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, ये सब वो सब, फिर 7 बजे गए घूमने, नहीं जाते नहीं जाते। 7 नंबर में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ। समझ रहे नहीं समझ रहे? याद करने के लिए बोल रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है मजाक कर रहे हैं? तो मजाक वजाक नहीं करते हैं। तो 7 नंबर में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ, स्टाफ को ट्रैवल करने कितने बजे जाएंगे, कितने नंबर में आएगा? समझते नहीं समझते? समझ में आता नमस्ते। 1 नंबर इंटरेस्ट पेड, 2 नंबर बैंक चार्जेस, 3 नंबर सैलरी दिए 3 बजे स्टाफ को, 4 नंबर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, 5 नंबर डायरेक्टर की मैनेजर डायरेक्टर की सैलरी और अलावेंस, 6 नंबर वही डायरेक्टर और कमेटी के मेंबर को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अटेंडेंस फीस। और 7 बजे एम्प्लॉय घूमने जा रहे, बोलो 6 नंबर में क्या था? बता दिए ना, कमेटी मेंबर के और कमेटी और डायरेक्टर को ट्रैवलिंग का और अटेंडेंस फीस। और 7 नंबर 7 बजे कौन घूमने गया? स्टाफ का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 7 नंबर, 7 नंबर तक ध्यान है? पक्का ध्यान में आ रहा? क्या दिमाग में जा रहा नहीं जा रहा? दिमाग के बाहर जाएगा ना तो तकलीफ हो जाएगा, बाद में नहीं बोलना, धोखा हो जाएगा तुम्हारा। नंबर 7, नंबर 8 रेंट रेट एंड टैक्स, रेंट रेट एंड, ये तीनों चीजें इसके पहले भी कई बार अपन ने देखे हैं साथ में, बस नंबर अपने को आज पता चला कितना नंबर है इसका। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नंबरिंग याद करना है। रेंट रेट एंड टैक्स, इनडायरेक्ट खर्चा इतना तो सबको ध्यान है, शायद पीएनएल में आता नहीं आता। रेंट रेट टैक्स नंबर 8। नंबर 9 इंडिया में बताइए ना, ये अपन तो टेलीफोन करते हैं तो उसका स्टार्टिंग में वो क्या रहता है, कंट्री कोड? हाँ 9, बस इतना ही सुनना था हमारे को। 9 नंबर में टेलीफोन, पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन, बस यही सुनना चाह रहे थे हम। बहुत सही रहते वैसे, आप पूरा भी बोलते थे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें से सुनना क्या चाह रहे थे लेकिन। नहीं, बस यही सुनना चाह रहे थे, ये ऐसा सुन इसलिए सुनना चाह रहे हैं ताकि आपको याद रह सके। टेलीफोन का कहाँ पे आएगा नंबर? 9, बस। पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन, नंबर 9। हाउ बोलो हाउ? नहीं नहीं किया। प्रिंटर खरीदे थे 10,000 रुपए का, कितने का खरीदे थे? 10 नंबर प्रिंटिंग स्टेशनरी। 10 नंबर में प्रिंटिंग स्टेज, 10 नंबर में क्या लिखेंगे सर? क्यों 10,000? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना, तो फिर पेपर में आ रहा 10 नंबर क्योंकि हमारे सर ने 10,000 का, ऐसा कोई रीजन नहीं, हम तो याद रखने के लिए बताया। 1 नंबर स्टाफ, सबसे पहले बोले इंटरेस्ट पेड, 2 नंबर बैंक चार्जेस, 3 नंबर स्टाफ की सैलरी, 4 नंबर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, 5 नंबर डायरेक्टर का सैलरी अलावेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर का। नंबर 6 डायरेक्टर का और कमेटी के मेंबर का अटेंडेंस फीस और ट्रैवलिंग। 7 बजे कौन घूमने आ रहा? स्टाफ का सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नंबर 7, 8 में रेंट रेट टैक्स, 9 में टेलीफोन टेलीग्राम और पोस्टेज, जो भी कम एक्चुअली टेलीफोन टेलीग्राम ये जितनी भी चीजें, सब क्या है पता है इसमें कॉमन क्या है, ये तीनों वर्ड में, टेलीफोन टेलीग्राम और क्या पोस्टेज, ये सब क्या कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझ, वार्तालाप, वार्तालाप हिंदी में बोलते हैं ना, वार्तालाप समझते हो? हाँ वही वार्तालाप, मतलब हवा ठंडी नहीं लग रही गर्मी नहीं लग रही है तो हम बोले वार्तालाप, ऐसा बोले तो, मतलब चर्चा बातचीत करने का तरीका। टेलीफोन सबसे जल्दी का, हाँ, और पोस्ट करना है किसी को 1 घंटे बाद, अपने को कुछ किसी को अपन नहीं बताना चाहते तो उसको पोस्ट करके भेज देना, बाद में बोलना बताए थे करके। समझ रहे नहीं समझ रहे, जो भी है, तो टेलीग्राम वगैरह सब बात करने का कम्युनिकेशन का जरिया है। नंबर 9, 10 बोलो 10, 10,000 का घेर दे प्रिंटिंग स्टेशनरी का 10 नंबर, समझते? बस 17 में से 10 तो याद ही थे लगभग। बोलो ओम, बोलो ओम, ओम बोलेगा बाकी लोग चुप रहेंगे। ओम नंबर 1, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कमिटी में क्या कर रहे हैं, हटे और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 7 नंबर, 7 बजे कौन घूमेगा? सैलरी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ,
तीन ही, हाँ, 8 रेट एंड टैक्स, वही, हाँ वो होगा। और नाउ हेलो हेलो टेलीफोन ना प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटर नहीं हो तो हमने याद रखने के लिए तो प्रिंटर लिख दे रहे, प्रिंटिंग स्टेशनरी है। समझते नहीं समझते, ध्यान रखिएगा। 11, मान लो ये मेरे को बताओ, मैं थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ सर, ध्यान दीजिए। क्या रहता है ना कि जो अकाउंटिंग बुक को चेक करते हैं उसको क्या बोलते हैं पता है किसी को? तो मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपन गए, अपना काम जो भी कॉपी मतलब अपना प्रॉफिट लॉस वो सब जांच करा रहे हैं, और उससे अप्रूव करना है, मतलब उसको ऑडिट करवाना है। ऑडिट कराने के लिए उसकी सिग्नेचर लेते हैं, उसको फिर क्या देते हैं? पैसा। पैसा इज्जतदारी से देके ले पैसा, रिस्पेक्ट के साथ देते हैं, शगुन से देते हैं। कैसे देते हैं पैसा? शगुन। 11 नंबर में शगुन के साथ पैसा दिया जाएगा। 11 ना शुभ माना जाता है, नहीं माना जाता? मतलब अच्छी इज्जतदारी से दे रहे ना उसको पैसा, इसलिए उसका नंबर 11 है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन 11 है तो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लॉजिक बिठाना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो रसीद काट के दे दिए इसको 11 नंबर में, ऑडिट फीस। समझते नहीं समझते? ऑडिट फीस 11। 12 जनरल एक्सपेंस। जनरल मतलब आम खर्चे, मैंगो नहीं, आम जनरल, हाँ हाँ, तो मैंगो बोले आम बोले तो मैंगो। इंग्लिश मीडियम पढ़ते क्या है, इंग्लिश भी पढ़ते होंगे तो भी जनरल एक्सपेंसेस मतलब आम खर्चे, मतलब बहुत सारे चिल्लर खर्चे थे, हर एक का नाम रख सकते क्या? अगर हर एक का नाम रखते बैठे तो 12 बज जाएंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? 12 नंबर में एक ही साथ लिख दो ना, 12 बजने का आपको देखने दे। 12 नंबर में क्या कर दिए अपन ने, समय बचाने के लिए 12 नंबर में ही अपन ने सबको मिला के एक साथ लिख दिए। तो वैसे भी 12 बजने वाले तो थे ही, अगर एक एक का नाम लिख रहे तो 12 बजते नहीं बजते? डायलॉग बोलते नहीं बोलते? पहले के जमाने से बोलते हैं, अरे हम थोड़ी अभी बनाए हुए डायलॉग। तो ये जो 12 नंबर में जनरल एक्सपेंसेस समझते। मान लो कल को तुम्हारे पैसे किसी ने डुबा दिया, तुमने मान लो किराना दुकान की, सूझल चालू, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल। पक्का आप आगे चल के सही में करो, फिर हम शक्कर लेने आएंगे तो हमको थोड़ा शक्कर ज्यादा देना, पहले से बता के रख देना। बोलेंगे 10 ग्राम कम नहीं देना, तो 5, अगर आधा किलो खरीदे कितना ग्राम देंगे तुम आधा किलो में? आधा किलो शक्कर लिए तो 510 ग्राम देना, 10 ग्राम नहीं देगी ज्यादा। तो मान लो अगर कल को तुम्हारे पास, हम तो ले रहे 10 ग्राम ज्यादा, हम पैसा भी देंगे उसका, और अब तुम किराना दुकान लगाओगे तो 17 रंग के लोग आते हैं, 17 रंग के लोग आते हैं। और तुम किसी ने तुम्हारे दुकान में आया और पैसे कर लिया, और फिर बोले कल देता पैसे, पहचान वाला था, ओमिस था मान लो, मतलब एकदम पहचान का है इस हिसाब से होता है, नहीं तो ओम को ही लेते, ओम को ही लेते, ओम फिर खा लेंगे बाद में। तो कोई ऐसा पर्सन जो तुम नॉर्मली पहचानते हो और ठीक है, मतलब भरोसा करने लायक है, लगता है अपने को ऐसा, सच्चाई कुछ और है, तो अपने को लगता है ठीक है भैया इस पे तो भरोसा कर ही सकते करके, फिर आपने भरोसा कर लिया किस बात का, और उसने क्या कर दिया, अपने पैसे डुबा दिया, रंग दिखा दिया, तो अपन उससे कैसी बात करेंगे? खुद तड़ाक पे आ जाएंगे अपन, झगड़ा करेंगे नहीं करेंगे? डुबा दिया पैसे, गायब हो गया, तो फिर दूर दिख, वो दिख गया अपने को, पैसे नहीं दे रहा बोले, तो अपन तू तड़ाक पे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? डुबा ही दिया, इतना ही नहीं कि गायब हुआ, आ गया तो नहीं दे रहा बोले, जो करना है कर लो, तू तड़ाक पे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तू तड़ाक बोले तो तेरे को मैं मार दूंगा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मार दूंगा नहीं बोलेंगे, झापड़ झापड़ की बात कर रहे हो भैया, मच्छर थोड़ी है जो मार देंगे उसको। तो उसको कहे तेरे को देखता ना है, क्या बोलेंगे उसको? 13 नंबर, 13 नंबर में पैसा डूब गया तो क्या करेंगे? तू तड़ाक पे आ गया इसलिए 13 नंबर में बैठे, 13 नंबर में, 13 नंबर में लिखूंगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है मेरी, बैंक अकाउंट वो बनाऊंगा ना, बैठा 13 नंबर में लिखूंगा तेरा हिसाब, क्या बोलेंगे दुकान उसमें बैड डेप किया तो? 13 नंबर में लिखूंगा तेरा हिसाब करके, तेरा हिसाब करता बोलेंगे, तेरा भी हिसाब कर दी उसका बैड डेप। समझ रही? समझ 13 नंबर में बैड डेप, लॉजिक समझ रहे क्या? ये कहानी बताई जा रही है ताकि आपको चीजें याद रहे। बोलो 1 नंबर यूनिट, इंटरेस्ट पेड, 2 नंबर बोलो, नंबर 3 यूनोस, यूनोस स्टाफ का सैलरी, नंबर 4 कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, नंबर 5 डायरेक्टर की सैलरी और अलावा, नंबर 6 कमिटी मेंबर और डायरेक्टर का अटेंडेंस फीस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, नंबर 7 बजे कौन घूमने गया था, ऑफ स्टाफ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, नंबर 8 रेंट रेट रेट टैक्स, इसका क्या लॉजिक है सर? 8,000 का किराया लगता है, हमको मालूम है वो 8,000 रुपये किराया, तो रेंट रेट टैक्स 8 नंबर, 9 नंबर टेलीफोन टेलीग्राम टैक्स, नंबर 10
प्रिंटिंग स्टेशनरी 10, क्यों क्यों ऐसा, लेकिन 10,000 का 11 नंबर सागुन के पैसे किसको देंगे? ऑडिट फीस, ये ऑडिट फीस। नंबर 12, 12 बज गए, 12 जनरल खर्चे, इतने सारे नाम लिख सकते, 12 बज जाएंगे, इसलिए 12 नंबर पे जनरल एक्सपेंस। नंबर 13, उन्हें पैसे डुबाया, 13 नंबर बैड डेट। समझते नहीं समझते? जिसको समझ में आए ना मस्ते। बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन मतलब वही आरटीडी बैड डेट, ये सब नंबर 13 बैड डेट सीक्वेंस वही रहेगा, लेकिन बस नंबर 13। इंतजार करो ना, ये पूरे सीक्वेंस में पूरी चीजें हर प्रश्न में थोड़ी आएंगी, फॉर्मेट है ना भैया। लेकिन ये सीक्वेंस याद रह रहा क्या? 13 मजाक मजाक में 13 याद हो रहे कि नहीं हो रहे? होते ओम पोम। जब तक तुमको याद नहीं होंगे, लोग घर नहीं जाने वाले कोई आज। 14 नंबर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम हो जाना। हाँ, डिप्रिसिएशन 14 नंबर। 15 लैंड इनकम एंड एक्सपेंस। ये लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जमीन बहुत रहती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद गांव के इलाके में जमीन सस्ती रहती है, जमीन ले लिए, क्या आगे चल के जमीन के भाव बढ़ते हैं, ऐसा सोचते हैं लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी जमीन लेते हैं, तो उस जमीन को खाली रखने से अच्छा क्या करते, तो थोड़ा सजा लिए ना, उसको क्या कर दिए हॉल जैसा, या कैसे किसी को और किराए से देना है ये वो, मतलब या ग्राउंड जैसा, उसको बेच सकते। तो ये जमीन से रिलेटेड इनकम भी होंगी और एक्सपेंसेस। इनकम कैसे होंगी? किराए से देंगे तो पैसा मिलेगा। एक्सपेंसेस कैसा होगा? किराए पे देने के लिए उसको मेंटेन रखना पड़ेगा ये जगह को अच्छे से, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो उसको मेंटेन करने के लिए खर्च करना पड़ेगा, समझ रहे नहीं समझ रहे? रेगुलर खर्चे, गार्डन बनाए, उसकी घास वास है, रोज पानी डालो, ये करो वो करो। ये लैंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर 15 नंबर, और लैंड रिलेटेड इनकम 5 नंबर। नंबर, हाँ सर, इधर क्रेडिट का इनकम 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 दे 2 CR, 2 CR का 5 बोलो, 2 CR का 5 नेट इनकम। और ये दोनों में से क्या आएगा पता है? एक। क्यों? क्योंकि इसको नेट करके लिखते, क्या करके लिखते? एक्सपेंसेस और इनकम को प्लस माइनस करेंगे, नेट क्या आया, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जमीन को मेंटेन करने में लैंड रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम में तो नेट वैल्यू आएंगे, एक्सपेंसेस ज्यादा है तो एक्सपेंसेस में, इनकम ज्यादा है तो इनकम है। 15 या फिर 5, कितने फिर 5, वो 5 में से पता चल रहा, मजाक मजाक में तो याद है, इंटरेस्ट रिसीव तो इंटरेस्ट रिसीव 2CR1, 2CR1 याद है क्या तुमको? 2CR1 याद है क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड है। 2 डी आर वन में इंटरेस्ट पेड है, और 2CR1 में रिसीव्ड है। और इधर से बताए तो 2DR15 में लैंड रिलेटेड एक्सपेंसेस है, और वही 2CR5 में लैंड रिलेटेड इनकम। समझ रहे नहीं? समझ? 15 और 2 17 तो ही गए, इधर के तो 15, उधर के 2, बस इधर में से जो 2 17 में से बचे हो क्या है? वैसे एक बार बोलो ना, 11 में ऑडिट फीस था, 12 में आम खर्चे जनरल एक्सपेंसेस, 13 में बैड डेट, 14 में डिप्रिसिएशन, 15 में रिलेटेड एक्सपेंसेस, 16 में बोला अदर। अब कुछ ऐसे अदर अदर भैया, 17 में नेट प्रॉफिट, तो 17 में नेट प्रॉफिट को तो याद रखने की जरूरत नहीं, आखिरी में लिखना है, उसमें कोई याद रखने वाला आइटम नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए 17 बोल सकते हैं। और अपना 16 पे क्या अदर आइटम, आइटम मतलब अब जो किसी में भी हेडिंग में ही नहीं आ रहा, उसका क्या करेंगे बेचारे को? कमीशन आ गया मान लो, क्या करेंगे? देखो एक्सपेंसेस वाले कमीशन के लिए हेडिंग है कि कहीं भी? सब 15 में हेडिंग है कि कहीं एक्सपेंसेस में कमीशन नहीं, तो उसको 16 में लिख दो। समझ रहे हो? जो भी आइटम अपने को नहीं समझ में आ रहे, कहीं पे आ रहे नहीं 15 में, तो उसके लिए अदर आइटम 16 बोला। कोशिश करेंगे कि नंबर के हिसाब से आ जाए, अदरवाइज 16 और 17 में नेट प्रॉफिट। समझ गए? तो एक बार बोलो ना, एक बार बोलो। इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस, स्टाफ की सैलरी, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, डायरेक्टर और कमिटी मेंबर की सैलरी अलाउंस, डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर की, नहीं नहीं उल्टा कर दिया, उल्टा। सैलरी डायरेक्टर की, क्या कमिटी मेंबर की नहीं, सैलरी और अलाउंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 6वें में है। ट्रैवलिंग और अटेंडेंस फीस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और कमिटी डायरेक्टर और कमिटी मेंबर के। साथ में कौन कौन 7 बजे घूमने जा रहा? स्टाफ की ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 7, और 8 रेंट रेट टैक्स, 9 टेलीफोन टेलीग्राम और पोस्टेज, नंबर 10 प्रिंटिंग, 11 ऑडिट, 12 जनरल। 12 बज जाते, नहीं तो एक एक आइटम नहीं लिख सकते, इसलिए जनरल लिख दिए एक ही साथ में। 12 13 तो बाय तो 13 14 डिप्रिसिएशन 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 खसारा खसारा समझते हैं। 15 लैंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, 16 दर आइटम, 17 नेट प्रॉफिट। समझते हैं? तो पीएनएल का जैसे डेबिट याद किया वैसे क्रेडिट याद करते हैं। आज के लिए 17 और 5 22, ठीक है? आज 22 पढ़ेंगे, कल 21 पढ़ेंगे, और मंडे के दिन 21 22 दोनों पढ़ेंगे, और उसका प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आज हम
पीएनएल का फॉर्मेट आप लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोग को याद हो चुका होगा। और जो यहाँ पे आज मान लो जो नहीं आया, ये वीडियो भी उसने नहीं देखा, किस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हो, आपको शायद दिमाग में जा रहा है, शायद करते लागू। और बाकी लोग अगर ये चीज़ नहीं करते, वीडियो नहीं देखते, तो वो लोग तड़पते रहेंगे। वो लोग को जैसे मच्छी को कैसे पानी से निकालते तड़पा तड़पा करती वैसे करेंगे लोग। तो क्या होगा उसको, उनको जब हम ये पढ़ाएंगे और हम आप बोलेंगे कि सीक्वेंस में इसका नंबर क्या, कुछ बच्चों को शायद याद आ जाएगा, शायद सत्य लागू, और वो बता देंगे। लेकिन जो बच्चों को याद नहीं आएगा वो लोग क्या करेंगे, तड़पते रहेंगे वो लोग। हाँ, आपको तड़पना है क्या, आप क्या कर लीजिए, ठीक है, छलांग मारो, ऊपर थर्टी देख के आए सुधरे सुधरे, तो बहुत लंबी छलांग, छलांग मारे थे उसमें, ठीक है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है सर, 2CR1, 2CR1, 2CR2। ये जो पैसा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो खुद कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का पैसा आता है ना बहुत सारा। लोगों का पैसा मतलब बैंक के जैसे सर्विस दे रहे बताए थे, तो वो जो पैसा लोगों का आया, वो पैसों को कहीं पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे शेयर वगैरह में। लेकिन थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए पूरा पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांसेस। थोड़ा सा पैसा क्या कर देंगे, तो 1 लाख रुपए है तो 10-20 हज़ार रुपए का शेयर में पैसा लगा देंगे, थोड़ा रिस्क लेके। अगर पैसा बढ़ के आया तो फायदा हो जाएगा उसमें। तो जो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर में इन्वेस्ट करने से मिलता क्या है, जैसे बैंक में पैसा रखा तो ब्याज मिलता, शेयर में पैसा लगाया तो क्या मिलता, लाभांश। क्या मिलता, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, लाभांश को डिविडेंड, डिविडेंड क्या बोलते हैं, तो डिविडेंट रिसीव्ड ऑन शेयर, शेयर पे जो डिविडेंड, अंश, अंश मतलब शेयर, शेयर पे जो अपने को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा, लाभांश मिल रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन की क्या इनकम। तो नंबर 2 में आएंगी 2CR1 में इंटरेस्ट रिसीव, 2CR2 में डिविडेंड रिसीव, और 2CR3 में कमीशन रिसीव। आगे रिसीव लिखा नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं रिसीव, इतनी नहीं रहेगा हमारे पे, तुम बोलो 2CR2 डिविडेंड, 2CR3 कमीशन, रिसीव्ड बोलो, रिसीव्ड नहीं बोल रहे, वही तो बोल रहे, हम पे भरोसा नहीं है तुमको, बोल रहे हो मानने नहीं तुम। क्योंकि अगर इनकम लिखा है तो जरूर क्या होगा, अगर एक्सपेंसेस रहेगा तो 16 में आएगा कमीशन के लिए, क्योंकि हेड नहीं है एक्सपेंसेस वाले, पेड वाले का आएगा तो कहाँ लिखेंगे, 16 में अदर आइटम। लेकिन वही रिसीव्ड वाला है तो नंबर 3, एक नंबर इंटरेस्ट रिसीव्ड, 2 नंबर डिविडेंड रिसीव्ड, 3 नंबर कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड रिसीव्ड बोलते इनकम याद रहता, 2CR1 इंटरेस्ट रिसीव्ड, 2CR2, 2CR3, 4 के अंदर, 5 का तो वैसे याद है, लैंड रिलेटेड इनकम आखिरी के 5। इधर से 4 के अंदर भी अलग रंग के 5 रंग है, कितने रंग है, तो ढंग से देखेंगे तो याद रखेंगे, 1 2 3 4 5, मिसलेनियस इनकम है तो मिसलेनियस। और इसके अंदर भी जो ये हेडिंग है, ये वैसे आपने उतने तारी अच्छे से फॉलो नहीं भी किए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको भी याद रखो। ये एक्चुअली आप मिक्सअप कर सकते हो, मिक्सअप मतलब जैसे अपन पेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट पहले लिख रहे कि आफ्टर पहले, उसमें कुछ मैटर नहीं करता, वैसे ये भी ABCDE में मैटर नहीं करता। तो कोई भी चीज को लिख सकते हैं चौथे नंबर में, किसके बाद और किसके पहले आना चाहिए हो, कमीशन के बाद और लैंड रिलेटेड इनकम के पहले, क्या ये चारों पांचों आइटम में से जो आएगा वो इसी जगह पे आएगा। मतलब इसमें अपन ने शेयर ट्रांसफर फीस को बाद में, रेंट रिसीव्ड को पहले लिख दिया तो भी दिक्कत नहीं है, वो बोल रहे हैं। मतलब इसको आपस में अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि शेयर को डिविडेंड के भी पहले लिख दे रहे, पगले हो गए क्या, ऐसा नहीं करते, पगला नहीं, पगलापना नहीं करना। तो बस अपने चौथे नंबर में वो सब हेडिंग को अपन मिक्सअप कर सकते हैं, उतना अलाउड है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं हो रहा भैया, चुपचाप बैठ के सुनो और सुनो। तो बताओ ना, सबसे पहले 4 नंबर में शेयर ट्रांसफर फीस, कौन सा फीस, एक मेंबर अपने शेयर को किसी और से को ट्रांसफर कर देता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो शेयर ट्रांसफर फीस है, वो फीस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, फायदा इनकम है। जैसे आपने मेंबर हो, आप भी मेंबर हो, आपने अपना शेयर इनको दे दिया, के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे तो 10,000 के इनको शेयर दिए, आप 100 रुपये का चार्ज दो, हम तुम्हारा हटा के लेंगे नहीं लेंगे। तो जो फीस ली जाएंगी शेयर ट्रांसफर करने की, ये जो भी कहते हैं उसके लिए हमारे जो पैसा मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा लेगा मेंबर से, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है सर, कम। वो इनकम ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है, वो कैसी इनकम है, डायरेक्टली में आ रहा है, उसमें नंबर वैसे तो 4 है, 4 के अंदर ए याद रखने की जरूरत, याद कर लिया बहुत अच्छी बात है, आप आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप कितनी भी याद रखोगे तो चलेगा। चौथे मिसलेनियस इनकम में पहला इनकम क्या है, शेयर ट्रांसफर फीस, रेंट रिसीव्ड, रेंट क्या क्या लिखा है ओम,
जो किसने बोला ऐसा? एक महापुरुष नहीं थे, महापुरुष ज्यादा थे। एक पगला था जिसने बोल के गया कि रेंट क्या है, रिसीट बता। क्यों, कैसे पहचाना होगा पगले ने? क्योंकि वो क्रेडिट में लिखा था, उसको वो साइन अप पगला है, तो वो उसको मालूम रहता कि क्रेडिट में रहता है, इनकम इसलिए साइन रिसीट हो रहा था। समझ रहे, नहीं समझ रहे? तुम डायरेक्ट नहीं बोला करो ना, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा, इनडायरेक्टली चलने देते जाओ। ये ऐसा ऐसा अच्छा लग रहा है। वो ये इनडायरेक्टली बोल रहे तो ठीक था। थोड़ा कंट्रोल में रहो बाबू। हाँ, तुम्हारे को याद नहीं होगा तो बताएंगे, फिर टंगड़ी टंगड़ी में मारेंगे, कमची कमची। फिर बोलना मम्मी मम्मी करके। तकलीफ नहीं देना, बदला ले लेंगे। पतंग उड़ाए कभी, वही कमची से मारेंगे। सब सब आवाज आती है उसमें, आवाज मार कम पड़ेंगे, आवाज ज्यादा आएगी, तुम्हारी आवाज आएंगी क्योंकि। हाँ, रोना फिर नहीं गा भी सकते क्योंकि तुम रोते की गाते समझ में नहीं आता हमको कुछ। बचपन में देखे तुम्हारे को, गा रहे की रो रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर वालों का इंटरटेनमेंट अलग और आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। रेडियो थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ। हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं करना, तुम्हारा बदला ले लेंगे, उस समय तो वापिस करेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? ज्यादा बोलने लगे भांडा फोड़ कर देंगे पूरा। फिर रोते बैठना, बचपने का पूरा याद दिलाते तुम्हारे। हाँ, शेयर ट्रांसफर फीस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम पर्सनल चीजें रहती है जो दूसरे निकाली हमने, तो ये मतलब मजाक से बोले लेकिन सच्चाई थी। तो शेयर ट्रांसफर फीस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? इनकम, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड। रिसीव्ड किसने लिखा, किसने बोला था? साइने पगले ने। मेरा नाम मेरे को क्या को बोल रहे, मैं क्या बोलूं? मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कोई था साइना पगला जिसने रेंट के आगे क्या लिखा है बोला है। वो कैसे पहचाने होंगे? इसीलिए वो साइना है। साइना पगला तो मतलब को साइना पगला है, तो ऐसे रेंट रिसीव्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम आएंगी। नंबर 4 का बी याद रखने की जरूरत नहीं, 4 भी याद रखने तो चलेगा। समझ रहे हो? मिसलेनियस इनकम का पहला इनकम शेयर ट्रांसफर फीस, रेंट रिसीव्ड। वैसे रेंट पेड रहेगा तो उसका नंबर इसी को याद है, 8,000 का रेंट कहाँ पेड करेंगे? 8 नंबर, 8,000 इसलिए बताया। समझते नहीं? 8 नंबर में रेंट पेड वाला और वही रिसीव्ड वाला, 4 का रिबेट इन इंटरेस्ट। रिबेट इन इंटरेस्ट, रिबेट मतलब क्या होता है? छूट, डिस्काउंट। और इन इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब जो ऑर्गेनाइजेशन मान लो क्या कर रहा है, गांव के इलाके में सर्विस दे रहा, गवर्नमेंट ने बताया था, क्या बताया था कि और कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी भी देती है। क्यों? क्योंकि ये लोग काय का काम कर रहे हैं, भले का मतलब वेलफेयर का काम कर रहे हैं। किस इलाके में काम कर रहे हैं जाके? तो गांव के इलाके में डेवलपमेंट के लिए जो भी सर्विसेज नहीं अवेलेबल है वो सर्विस पहुंचने का। होता क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि तुम इन लोगों को लोन भी अगर दे रहे हो, गांव के लोगों को या जो भी लोन वगैरह दे रहे हो, उस लोन पे क्या होने वाला है, तुमको पैसा मिलेगा। और गांव में लोग डुबा के भी भग जाते पैसा, मतलब थोड़े लोगों को समझ में नहीं आता जो भी है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए क्या करती है, तुम इस पैसों को जहाँ पर भी क्या करते हो, लोग तुमको पैसा दे रहे हो उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो तुम, या तुमको जो भी, तुमको पैसा देने के लिए लोगों को और पैसा लेके आना पड़ रहा शहर से, लोग कर्जा ले रहे, बिजनेस करना चाहते हैं गाँव के लोग भी, वो लोगों को पैसे होना उधार, तो जितना पैसा था वो तो दे दिया उधार, और लेना है तो अपन कहाँ से लेके आएंगे पैसा? शहर के बैंक से या जहाँ से भी मिल सके अपन को पैसा, वहां से लेके आएंगे पैसा। और उसको लाने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, आगे वाले पार्टी को? ब्याज। फुकट में दे देंगे कोई पैसा? अब ब्याज, पैसा तो वापस देना है, ब्याज के साथ देना पड़ेगा। तो वो जो ब्याज देंगे, उस ब्याज को मान लो 100,000 रुपए का ब्याज देना पड़ता, तो बैंक कंपनी गवर्नमेंट क्या बोली, एक काम करो, तुमको 1,000 का ब्याज लग रहा, क्या तुमको हम उस ब्याज में 100 रुपए की छूट देते, 900 ही दो। कितने रुपए दो? कौन ऐसी फैसिलिटी दे रहा है अपने को? गवर्नमेंट, सरकार। नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसी चीजें करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी ब्याज लग रहा है उसमें थोड़ा सा दे देंगे, रिबेट इन इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। ब्याज में मिलने वाली छूट, ब्याज के दर में जो छूट मिली, तो वो खर्चा मान लो 100,000 है, लेकिन उसमें से 100 रुपये कम देना है, सब्सिडी ऐसा कुछ जो भी सिस्टम, वो इनकम लिखा दे। 900 डायरेक्ट मत लिखो, 1,000 पूरा लिख दो खर्चे में, लेकिन 100 रुपये की अलग से इनकम दिखाओ, रिबेट इन इंटरेस्ट। नंबर 4 का सी है, वैसे सी याद रखने की जरूरत नहीं है, नंबर 4 में लिखेंगे। 2 CR में 4 बोलो, 2 CR 4। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम में क्या क्या आता है वो याद रखना अलग से। मिसलेनियस इनकम नंबर क्या है? 2 CR 4, जिसमें शेयर ट्रांसफर फीस, रेंट रिसीव्ड, रिबेट इन इंटरेस्ट। रिबेट मतलब होता है छूट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज में मिलने वाली छूट। समझ रहे हो क्या बोले? आगे तेला फार्म, फार्म बेचते नहीं बेचते? फार्म, फार्म। हाँ, कोई भी तरह का फार्म। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई बैंक अकाउंट खोल, मतलब कोई डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहता है या मेंबर बनना चाहता है, अलग अलग तरीके के फार्म आराम देते हैं। गाँव के लोग आए तो ज्यादा पैसे लेते फार्म के, बोले बहुत महंगा फार्म है, 2 रुपये नहीं 5 रुपये का मिलता
जो भी मतलब गांव के लोग को पगला बनाए तो पगला बनाए नहीं बनाए अलग बात है, लेकिन जो फार्म बेच रहे क्या बेच रहे सर? फार्म समझते नहीं समझते? और डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिख दो और उसमें अपना अंगूठा लगा दो, आखिरी में बोलते गाँव वाले रहते हैं अंगूठा लगा दो। तो फार्म, तो फार्म जो ले रहे हैं ना उनको पैसा दे करके वो फार्म क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं लोगों को पैसा, ले रहे हैं ना फार्म दे रहे हैं, तो जो सेल कर रहे हैं फार्म को कौन सेल कर रहे हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन खरीद रहे हैं उसको? अब गाँव वाले। तो जो गाँव वालों को हमने फार्म बेचे, वो फार्म बेचने से जो कमाई होंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? मिसलेनियस इनकम के हेडिंग में नंबर डी लिखेंगे। वैसे डी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों? अपन डमरू है क्या डी याद रखेंगे? तो अपन क्या है फिर, अपन गाँव वाले अपन सेल फार्म फार्म खरीदेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्म बेचेंगी तो उसको कमाई होंगी, उस कमाई को नंबर 4 में लिखेंगे इनकम। हमने क्या क्या पढ़ लिए? शेयर ट्रांसफर फीस, रेंट रेशियो और रिबेट इन इंटरेस्ट 3 और 4, सेल ऑफ फार्म नंबर डी। उसके बाद ई अदर आइटम का यहाँ पर 4 मिसलेनियस में मतलब अदर आइटम को भी मिक्स करके लिख सकते हैं, तो कोई भी आइटम हो सबको सब अदर आइटम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान में रहेगा। पहले बताओ 2CR1 इंटरेस्ट रिसीव इन 2CR2 डिविडेंड रिसीव, 2CR3 कमीशन रिसीव, 2CR4 मिसलेनियस इनकम बोलना। जब भी 2CR4 बोलेंगे तो क्या बोलना? मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम में क्या क्या था आप बोलेंगे तब बोलना। मिसलेनियस इनकम क्या था? शेयर ट्रांसफर फीस, रेंट रिसीव, रिबेट इन इंटरेस्ट, सेल ऑफ फॉर्म, अदर आइटम। 5 में 2CR5 लैंड रिलेटेड इनकम। ठीक है। 2DR1 इंटरेस्ट पेड, 2DR2 बैंक, 2DRC3 सैलरी ऑफ स्टाफ अलाउंस सैलरी। नंबर 4 कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। नंबर 5 सैलरी ऑफ अलाउंस ऑफ डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर। नंबर 6 डायरेक्टर और कमिटी मेंबर का अटेंडेंस फीस और ट्रेवलिंग। 7 बजे कौन घूमने जा रहा है? स्टाफ का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 7। 8,000 का क्या है? रेंट रेट टैक्सेस 9, टेलीफोन टेलीग्राम टैक्स और कम्युनिकेशन भी है, पोस्टेज। नंबर 10 प्रिंटिंग स्टेशनरी 10, 11 और 12, 13, 14 खसारा डेप्रिसिएशन 15, रिलेटेड एक्सपेंस लैंड रिलेटेड एक्सपेंसेस 14, 15, 16 अदर 17 नेट प्रॉफिट। और वैसे नेट लॉस आ गया तो वैसे तो इधर आएगा क्रेडिट में नेट लैंड रिलेटेड इनकम के भी बाद। तो नंबर नहीं है उसका क्योंकि नॉर्मली नेट प्रॉफिट होता है इसलिए उसका नंबर दिया गया है। 17 और 5 कितने होते हैं? 22, 22 किसी को ध्यान है? तो मजाक मजाक में 22 से भी ज्यादा होगा, ये भी तो याद कर लिया अपन ने, उसमें भी तो 4 5 है। ठीक है ना, जो भी है 22, लेकिन हेडिंग वाइज आपको याद रखना है। सीक्वेंस याद रखेंगे क्या? बोलो। एक नंबर इंटरेस्ट पेड 3, इंटरेस्ट पेड बैंक चार्जेस और सैलरी ऑफ स्टाफ और प्रोविडेंट सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर के अटेंडेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटी मेंबर। 7 ओम फॉर्म ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ। 7 के बाद 8,000 का क्या है? रेंट रेट टैक्स 9, टेलीग्राम टेलीफोन पोस्टेज 10, प्रिंटिंग स्टेज 11, ऑडिट फीस हाँ 12, 12 ये खर्चे लिखते लिखते 12 हो गए। जनरल एक्सपेंसेस 13, बैड डे, बैड डे प्रोविजन पूरा आरडीडी का पूरा जो सीक्वेंस है ना 1 2 3 4 वो पूरा यहाँ पे 14, डिप्रिसिएशन 15 एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस 16 सर आइटम में एक्सपेंसेस बोल सकते थे ऐसे। 17 तक मजाक में तुम बोलो क्रेडिट के आइटम बोलो। प्रेस रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये रिसीव किसने बोल के क्या था? एक साइने पक लेने हाँ। 4 नाम नहीं लेना किसी का,
बदला ले लेंगे तो फिर 7 जन्म तक याद रखेंगे। 4 नंबर में हेडिंग बोलो, 4 का हेडिंग मिसलेनियस इनकम, उसमें भी एबीसीडी है वैसे, शेयर ट्रांसफर फीस बी रेंट रिसीव, ये भी साइने पगले नहीं बोला था। सी रिबेट इन इंटरेस्ट। एक मिनट, फार्म बेचने तो दो, सेल ऑफ फार्म। ई अदर आइटम, अदर इन आइटम के तौर पे इनकम बोल सकते। नंबर 5 लैंड रिलेटेड इनकम। लगता है आपको आज ये याद है, शायद शायद हम सत्य लग, लेकिन कल सैटरडे है, तो पहले बैलेंस शीट, पहले आप जैसे जाओगे तो कोशिश किया जाएगा बाकी लोग क्या आए तक, जितने लोग आ जाएंगे स्टार्टिंग में रिवीजन हो जाएगा। बच्चों को तो आदत लेटर नहीं की, अगर हम समय पे आ गए तो हम क्या करेंगे, पहले याद करा देंगे क्योंकि फॉर्मेट तो बना हुआ ही है, कल हम फिर थोड़ी खींचना है। बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी के 11 और एसेट के 10 बस 10-11 मिला के 21 आइटम आपको कहाँ क्या करवाएंगे बैलेंस शीट के। उसके पहले बाकी बच्चों के आने के पहले तक ये रिवाइज कर देंगे 22 आइटम, 17 न 5, फिर वो कराएंगे कौन सा बाद में उसके बैलेंस शीट का याद करेंगे, फिर बैलेंस शीट को रिवाइज करेंगे, फिर इसको याद करेंगे, फिर इसको याद करेंगे, तो एक साथ पूरा पूरा 1 घंटे में कोशिश करेंगे कि आपको क्या हो जाए, पूरी चीजें याद हो जाए। कोशिश जरूर करेंगे, करने वाले की हार नहीं होती, जरूर करेंगे। क्या करिएगा, आप लोग भी कोशिश करिएगा। क्या करिएगा कोशिश, ये जो फॉर्मेट भेजे है अभी बनाया है, इसकी फोटो भेज देंगे ग्रुप में, तो उसको याद कर लीजिएगा। करना कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है भैया, पास होना है तो करो, कोई कंपलसरी नहीं भैया, भेज रहे भेज। लेकिन ये हम जब बोलेंगे आपको याद रहेगा तो ताकि तकलीफ आपको कम होगी, अदरवाइज आपको जब पढ़ाएंगे हम जब बोलेंगे नंबर नंबर, तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि हमको तकलीफ दे रहे सर, हमको लगा ये ध्यान नहीं है इसका, तो पट्टा से नंबर उसको ही पूछते, फिर तकलीफ दे देते हैं, बदला ले लेते हैं। हाँ, फिर ऐसा लगता है कि हम कौन से जन्म का बदला लिए सर, तो ऐसा लग सकता है। क्या करिएगा, नंबर याद रखिएगा। फोन लगाना तो कितना नंबर है, बस इतना तो भी याद रखिएगा। बाकी कोशिश की है इस तरीके से बताने की ताकि आपका नंबर दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा, रहना ही पड़ेगा, तो कैसे नहीं रहते, अंगड़ी पर कमची मारेंगे तो समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, आज के लिए प्रोग्राम समाप्त होता है।